सावित्री देवी अपनी बहू नेहा को जरा जरा सी बात पर ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा कंजूस स्वभाव की थी। हर समय उनकी नज़र इस बात पर रहती थी कि घर में एक दाना भी ज़्यादा खर्च ना हो जाए। नेहा की शादी को करीब 2 वर्ष होने वाले थे, लेकिन इन 2 वर्षों में उसने अपनी सास की कंजूसी के ऐसे ऐसे रूप देख लिए थे कि अब उसे किसी बात पर हैरानी नहीं होती थी। उसका पति अभिषेक भी अपनी माँ के इस व्यवहार से परेशान रहता था, मगर माँ के सामने कुछ बोलने की हिम्मत उसमें कभी नहीं हुई। घर में अगर कोई नेहा का पक्ष लेता था तो वो थे उसके ससुर राम प्रसाद जी। जब भी सावित्री देवी हद से ज़्यादा बोलने लगती तो राम प्रसाद जी बीच बचाव करते, जिससे वो कुछ देर के लिए शांत हो जाती। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनका गुस्सा फिर पहले से ज़्यादा बढ़ जाता और उनकी ऊंची आवाज़ के आगे राम प्रसाद जी भी चुप हो जाते। घर का माहौल हर दिन झगड़ों से भरा रहता था। राम प्रसाद जी सेवानिवृत्त होने के बाद भी दिन भर घर से बाहर रहने की कोशिश करते, क्योंकि उन्हें घर का रोज रोज का कलेश सहन नहीं होता था। कंजूसी का आलम ये था कि दाल में दाल ढूंढनी पड़ती थी और सब्जी में सब्जी। आसपास रहने वाली महिलाएं भी सावित्री देवी से पूछने लगी थी, अरे सावित्री, तुम्हारी बहू की शादी को इतना समय हो गया है, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली। सावित्री देवी लंबी सांस लेकर कहती, मैं भी यही सोच रही हूँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे लोगों के सवालों ने घर का माहौल और ख़राब कर दिया। आए दिन इसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। सावित्री देवी का मुंह फट स्वभाव नेहा के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन गया था। एक दिन उन्होंने नेहा से सीधा पूछ ही लिया, कहीं तू बांझ तो नहीं है? अभी तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं आई? नेहा डरते हुए बोली, माँ जी, अभी तो शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं। इतना सुनते ही सावित्री देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो चीखकर बोली, 2 साल का क्या मतलब है? तुम्हें शर्म नहीं आती? लोग क्या क्या बातें बना रहे हैं। उनकी तेज आवाज़ सुनकर नेहा सहम गई और चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। वो चाहकर भी सच्चाई नहीं बता पा रही थी। दरअसल बात ये थी कि अभिषेक कभी बच्चा नहीं चाहता था। उसका कहना था कि पहले वो अपनी आमदनी और बेहतर करना चाहता है, उसके बाद ही परिवार बढ़ाने के बारे में सोचेगा। लेकिन सावित्री देवी को इस सच्चाई से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सिर्फ लोगों की बातें परेशान कर रही थी, और वही बातें वो हर रोज़ नेहा को ताने के रूप में सुनाती रहती। एक शाम नेहा ने सारी बात अभिषेक को बताई। उसने दुखी होकर कहा, तुम्हारी माँ रोज़ मुझे ताने देती है कि अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं दी। अब तुम ही बताओ, मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अभिषेक ने उसे समझाते हुए कहा, उन्हें कुछ दिन बोलने दो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। दिन भर के काम से थकी नेहा बिस्तर पर बैठ गई और बोली, पता नहीं तुम्हारे ये कुछ दिन कब ख़त्म होंगे। मेरा तो हर दिन डर और तनाव में गुजरता है। समझ नहीं आता कि इस माहौल में आगे कैसे जी पाऊंगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही सावित्री देवी का नया आदेश नेहा के सामने आ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है। अब ये बात उनकी इज्जत का सवाल बन चुकी थी। वो किसी भी हालत में नेहा की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। नेहा ने सोचा कि अभी बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए वो चुपचाप उनके साथ चल दी। दोनों एक महिला चिकित्सक के क्लिनिक पहुंची। सभी ज़रूरी जांच पूरी होने के बाद सावित्री देवी ने तुरंत डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहिबा, इसे बच्चा हो जाएगा ना?
तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इनकी सभी रिपोर्ट सामान्य है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। यह सुनते ही सावित्री देवी ने फिर सवाल दाग दिया, अगर सब ठीक है तो अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर ने शांत स्वर में समझाया, देखिए इनमें कोई दिक्कत नहीं है, जब ये लोग चाहेंगे तब बच्चा हो सकता है। अब नेहा को लगा कि सच बताने का यही सही समय है। उसने सोचा कि डॉक्टर के सामने बात कहने से शायद उसकी सास ज़्यादा हंगामा नहीं करेंगी और रोज़ रोज़ के ताने भी बंद हो जाएंगे। इसलिए कुछ पल चुप रहने के बाद वो बोली, डॉक्टर साहिबा, दरअसल अभी तक इसलिए बच्चा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पति की इच्छा नहीं है। वो अभी थोड़ा समय चाहते हैं। उनका कहना है कि पहले आर्थिक रूप से पूरी तरह मजबूत हो जाएं, फिर परिवार बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। यह सुनते ही सावित्री देवी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, कौन सा खजाना कमाना है तुम्हें? इतना ही शौक था तो अपने मायके से पैसा लेकर आती, हमारे खानदान की बदनामी करवानी थी क्या? डॉक्टर साहिबा, मुझे तो लगता है ये सब इसके अपनी बनाई हुई कहानी है। मेरा बेटा ऐसा सोच भी नहीं सकता। यह सुनकर नेहा हैरान रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी सास डॉक्टर के सामने भी इस तरह उसका अपमान करेगी। उसे लगने लगा कि घर लौटने के बाद आज बहुत बड़ा बवाल होगा। पूरे रास्ते सावित्री देवी उसे खरी खोटी सुनाती रही। नेहा कई बार अपनी आंखों के आंसू रोकने की कोशिश करती, लेकिन हर बार उसकी आंखें भर आती। दूसरी तरफ सावित्री देवी को उसकी तकलीफ कभी दिखाई नहीं दी। घर पहुंचते ही नेहा चुपचाप हाथ मुंह धोकर रसोई में चली गई। उधर सावित्री देवी ने आते ही अपने पति राम प्रसाद जी से कहना शुरू कर दिया, सुनिए जी, अभिषेक को समझाइए, पता नहीं लड़के के दिमाग में क्या भर दिया है इसने, या फिर ये झूठ बोल रही है। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर के पास हुई सारी बातें विस्तार से बता दी। पूरी बात सुनकर राम प्रसाद जी हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, अरे सावित्री, तुम जिस बात का इतना बड़ा मुद्दा बना रही हो वो इतनी बड़ी बात है ही नहीं। अरे आजकल के बच्चे सोच समझकर परिवार बढ़ाते हैं। अगर अभिषेक भी ऐसा सोच रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा देर करना भी ठीक नहीं, लेकिन इस बात पर रोज़ झगड़ा करने से क्या फ़ायदा। राम प्रसाद जी अपनी पत्नी के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, मगर सावित्री देवी इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने तुरंत कहा, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। मोहल्ले वाले रोज़ बातें बनाते हैं, कल छोटे बेटे रोहित की भी शादी होगी तो लोग क्या कहेंगे, नई बहू क्या सीखेगी इससे, समाज में भी तो रहना है। वह अब अपने छोटे बेटे रोहित की शादी की बात करने लगी थी, जिसकी अच्छी नौकरी लग चुकी थी। इस बार राम प्रसाद जी का धैर्य टूट गया। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर कुछ देर चुप रहोगी तो क्या तुम्हारा कुछ कम हो जाएगा? तुम्हें हर समय लड़ाई ही क्यों चाहिए? तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा कंजूसी ने पहले ही घर का माहौल खराब कर रखा है। राम प्रसाद जी की बात सुनते ही सावित्री देवी भी भड़क उठी। उन्होंने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं घर संभालती हूँ और तुम उसे कंजूसी कहते हो। बड़ी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर ये घर बनाया है, क्या मैं इसे यूं ही बर्बाद होने दूं? अखबार पढ़ रहे राम प्रसाद जी ने गुस्से में अखबार एक तरफ रख दिया और बोले, घर जोड़ने का मतलब ये नहीं कि परिवार का सुख ही खत्म कर दो। हर वक्त पेट काट कर घर नहीं बसता। इतना कहकर उन्होंने गुस्से में जूते पहने और बोली, इसी वजह से मेरा घर में मन नहीं लगता है। तुम अकेली ही रहो यहाँ अपनी मर्जी से। बड़बड़ाते हुए वो
रोज की तरह घर से बाहर निकल गए। उधर नेहा दोपहर का भोजन लेकर आई और बोली, माँ जी खाना खा लीजिए। लेकिन सावित्री देवी ने उसे देखते ही तमतमाकर कहा, इसे यहाँ से ले जा, अब तो तुझे चैन मिल गया होगा। तेरे कारण ही इस घर की शांति खत्म हो गई है। नेहा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो खुद से बुदबुदाई, मेरी गलती आखिर है क्या? जब अभिषेक ही अभी बच्चा नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? सास के व्यवहार से परेशान होकर उसके दिन दुख और तनाव में ही गुजरने लगे। एक सुबह उसने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में कहा, माँ जी आज मेरी मम्मी और भाभी घर आने वाली हैं। तो सावित्री देवी ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, अच्छा बेटी के घर आ रही हैं तो कह देना कि खाली हाथ मत आना। नेहा ने ये बात भी किसी तरह सह ली, लेकिन उसे इस बात का डर था कि उनके आने के बाद न जाने उसकी सास क्या क्या कहेंगी। उसे अपनी माँ के सामने होने वाले अपमान की चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। दोपहर ढलने लगी। कुछ ही देर बाद नेहा की माँ अपनी बड़ी बहू के साथ वहाँ पर पहुँच गई। घर की बैठक में सभी आमने सामने बैठकर बातें करने लगे। बैठक में बातचीत चल रही थी, लेकिन सावित्री देवी की नज़र बार बार नेहा की भाभी पर जा रही थी। कुछ देर बाद आखिर उन्होंने अपनी आदत के अनुसार बात छेड़ी दी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो लगता है आपकी बड़ी बहू जल्द ही खुशखबरी देने वाली है। अचानक पूछे गए इस सवाल से नेहा की माँ एक पल के लिए सहज हो गई, लेकिन फिर संभल कर बोली, जी हाँ, हम भी आज आपको यही शुभ समाचार देने वाले थे। बस फिर क्या था। सावित्री देवी ने खुद तानों की झड़ी लगा दी और बोली, अच्छा है आप लोगों की बहू तो खुशखबरी दे रही हैं, लेकिन आपकी बेटी से तो अब तक हमें कुछ नहीं मिला। पता नहीं क्या सोचकर बैठी हैं। अब तो मोहल्ले वाले भी हमें टोकने लगे हैं। मैं तो अब कह दूंगी कि खुद ही जाकर पूछ लो उससे। उनकी ये बात सुनकर नेहा की माँ का दिल जैसे एकदम से बैठ गया। उन्हें अपनी बेटी के सामने इस तरह की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। वो मन ही मन सोचने लगी, कैसी औरत है ये, बोलने की भी कोई मर्यादा होती है। अपनी ही बहू नहीं, उसके मायके वालों का भी सम्मान करना नहीं जानती। मगर रिश्ते की मर्यादा के कारण उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप बैठी रही। कुछ देर बाद मौका मिलते ही नेहा की माँ अपनी बेटी के पास चली गई। उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा ये कैसी हालत बना रखी है अपनी, ध्यान रखा कर अपना। सच कहूँ तो अब बहुत हो गया। मुझे लगता है कि तुम्हें अभिषेक के साथ अलग रहना चाहिए। नेहा ने धीरे से कहा, नहीं मम्मी, अभिषेक की मर्जी के बिना मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे उन्हें तकलीफ हो। अपनी बेटी की मजबूरी समझकर उसकी माँ भारी मन से वहाँ से लौट गई। उनसे अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। वो कई बार सावित्री देवी का व्यवहार देख चुकी थी और समझ चुकी थी कि उनके साथ निभाना कितना कठिन है। मगर नेहा सब कुछ सहकर भी अपने रिश्ते को निभाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ महीनों बाद सावित्री देवी ने अपने छोटे बेटे रोहित के लिए एक लड़की पसंद कर ली और धूमधाम से उसकी शादी करवा दी। नई बहू का नाम प्रिया था। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे नेहा की परेशानियां और बढ़ने लगी। प्रिया का व्यवहार उसके प्रति बहुत रूखा था। वो सावित्री देवी के सामने तो बहुत मीठा बोलती, लेकिन अकेले में नेहा को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। सावित्री देवी ने नई बहू के सामने कुछ दिन तक अपनी पुरानी कंजूसी दिखाई, मगर प्रिया का तेज स्वभाव देखकर वो ज़्यादा दिन टिक नहीं सकी।
धीरे धीरे उन्होंने उसके सामने कंजूसी करना लगभग छोड़ दिया, लेकिन नेहा के साथ उनका व्यवहार पहले जैसा ही रहा। उसके हिस्से में आज भी कम खाना आता, उसके लिए अच्छे कपड़े नहीं खरीदे जाते और छोटी छोटी ज़रूरतों तक में कटौती कर दी जाती। शादी के लगभग 6 महीने बाद प्रिया के गर्भवती होने की खबर पूरे घर में फैल गई। इस खुशखबरी से जहां घर के बाकी लोग प्रसन्न थे, वहीं नेहा की मुश्किलें कई गुना बढ़ गईं। सावित्री देवी ने फिर उसे ताने सुनाने शुरू कर दिए। वो बोली, मुझसे झूठ बोलती थी कि कोई परेशानी नहीं है। अगर सब ठीक होता तो अब तक तुम्हें भी बच्चा हो गया होता। देखो, छोटी बहू ने आते ही हमारे खानदान की इज्जत रख ली। राम प्रसाद जी ये सब सुनकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने नाराज होकर कहा, कुछ तो शर्म करो सावित्री। दोनों बहुओं की तुलना करके तुम इस घर में नफरत के बीज बो रही हो। एक दिन यही नफरत पूरे परिवार को तोड़ देगी। लेकिन सावित्री देवी पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने उसी समय नेहा को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा, सुन ले बड़ी बहू, अगर अगले महीने तक तूने खुशखबरी नहीं सुनाई तो अपने लिए दूसरा ठिकाना ढूंढ लेना। राम प्रसाद जी गुस्से से दांत भींचकर रह गए। वो जानते थे कि अगर उन्होंने बहू का खुलकर साथ दिया तो घर में फिर से भयंकर झगड़ा हो जाएगा। दूसरी ओर नेहा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिना किसी गलती के उसे हर दिन इस तरह की सज़ा क्यों मिल रही है। शाम को जैसे ही अभिषेक काम से घर लौटा तो नेहा खुद को रोक नहीं पाई। उसके आंखों में आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए दिन भर की सारी बातें विस्तार से बता दी। पहले ही मेरे ऊपर घर का सारा काम था और अब प्रिया के आने के बाद मेरी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। ऊपर से माँ जी ने अगले महीने तक खुशखबरी ना मिलने पर घर छोड़ने की धमकी दी है। अब मुझसे ये सब बिल्कुल सहा नहीं जाता। अभिषेक अपनी पत्नी का दुख देखकर बेचैन हो उठा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अब बहुत हो गया। आज मैं माँ से साफ साफ बात करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये रोज़ रोज़ का अपमान नहीं चलेगा। ये कहकर वो सीधा अपनी माँ के पास पहुँचा और बोला, माँ, अब आप नेहा के साथ ये सब बंद कर दीजिए। हर समय बच्चे की बात लेकर उसके पीछे पड़ जाती हैं। दिन भर उसे ताना देती रहती हैं। वो तो बेचारी सब कुछ चुपचाप सह लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ कुछ भी करती रहें। सावित्री देवी ने जब अपने बेटे को बहू का पक्ष लेते देखा तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो ऊंची आवाज़ में बोली, आज मैं समझ गई हूँ किसने तेरे कान भी भर दिए हैं। इस लड़की ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटवा दी और अब तुझे भी मेरे खिलाफ कर दिया। अभिषेक ने शांत स्वर में कहा, माँ, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। वो वही करती है जो मैं चाहता हूँ। बच्चा अभी नहीं करने का फैसला मेरा है, उसका नहीं। बस इतना सुनना था कि सावित्री देवी आग बबूला हो उठी। वो तेज कदमों से नेहा के कमरे की ओर बढ़ी और चिल्लाते हुए बोली, मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए जो मेरे बेटे को ही मुझसे दूर कर दे। आज मैं इसे इस घर से निकाल कर ही दम लूँगी। अचानक हुए इस हंगामे से नेहा घबरा गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर एक पल में सब कुछ इतना बिगड़ कैसे गया। तभी राम प्रसाद जी भी वहाँ पहुँच गए और पत्नी को रोकते हुए बोले, सावित्री, अब बस भी करो। हर समय इसी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो। लेकिन सावित्री देवी ने उनके एक ना सुनी और नेहा का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे बाहर की ओर घसीटने लगी। अभिषेक तुरंत बीच में आया और उसने अपनी पत्नी का हाथ छुड़वा लिया। उसी समय प्रिया भी वहां आ गई। उसने बीच बचाव करने के बजाय नेहा से कहा, दीदी, माफ़ी मांग लीजिए।
गलती हो गई है तो माफ़ी मांगने में क्या जाता है। पहले से ही टूटी हुई नेहा ये सुनकर फट पड़ी। उसने पहली बार ऊंची आवाज़ में कहा, कौन सी गलती? खबरदार जो मेरे और माँ जी के बीच में बोली तो। तभी अभिषेक ने अपने छोटे भाई रोहित से कहा, रोहित अपनी पत्नी को यहाँ से अंदर ले जा, ये बात को और बिगाड़ रही है। लेकिन इस बार रोहित भी अपने बड़े भाई के खिलाफ खड़ा हो गया। वो बोला, भैया माहौल आपने और भाभी ने खराब किया है, मेरी पत्नी को बीच में मत लाइए। राम प्रसाद जी ने तुरंत रोहित को डांटते हुए चुप रहने का इशारा किया, मगर अब सावित्री देवी का पूरा समर्थन छोटे बेटे और बहू की तरफ था। सावित्री देवी फिर गुस्से में चिल्लाई, पहले तू ही इस घर से निकल, तेरे कारण अब भाइयों में भी फूट पड़ गई है। उन्होंने दोबारा नेहा का हाथ पकड़ा, पूरी ताकत से उसे खींचा और घर के दरवाजे की ओर धक्का दे दिया। नेहा अपना संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर अभिषेक दर्द से चीख उठा, माँ अगर नेहा इस घर से जाएगी तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। सावित्री देवी ने क्रोध से कहा, हाँ यही बाकी रह गया था, उसने ये भी करवा दिया। अभिषेक ने अपनी पत्नी को सहारा देकर उठाया और दोनों चुपचाप अपने कमरे में चले गए। लगभग 20 मिनट बाद दोनों बैग लेकर बाहर आए। उन्होंने राम प्रसाद जी के चरण छुए। तभी अपने बेटे और बहू को इस तरह घर छोड़ते देखकर राम प्रसाद जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा मत जाओ, जो हुआ उसे भूल जाओ, वापस अंदर आ जाओ। लेकिन अभिषेक ने भारी मन से कहा, नहीं पापा, इस घर में अब हमारी न इज्जत बची है और ना ही कोई जगह है। माँ अब अपनी छोटी बहू के साथ ही खुश रहे। इतना कहकर उसने नेहा का हाथ थामा और दोनों घर से बाहर निकल गए। राम प्रसाद जी रोते हुए अपनी पत्नी से बोले, सावित्री उन्हें रोक लो, परिवार मत टूटने दो। लेकिन सावित्री देवी ने साफ शब्दों में कहा, जाने दो, 2 दिन बाहर रहेंगे तो खुद ही ठिकाने आ जाएंगे। जेब में कुछ नहीं है, ज़्यादा दिन अकेले नहीं रह पाएंगे। उस रात अभिषेक और नेहा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चले गए। दरवाजे पर खड़े राम प्रसाद जी उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, जबकि सावित्री देवी के चेहरे पर अब भी अपने फैसले का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। पहले कुछ दिन बीते, फिर कई महीने गुजर गए, लेकिन अभिषेक और नेहा कभी वापस नहीं लौटे। राम प्रसाद जी जब भी अपनी पत्नी सावित्री देवी को देखते, उनके मन का दर्द शब्द बनकर बाहर आ जाता। वो अक्सर कहते, सावित्री मैं तुम्हें ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारी जिद और तुम्हारे स्वभाव ने मेरा पूरा परिवार बिखेर दिया। मगर सावित्री देवी के भीतर का अहंकार अभी भी जिंदा था। नेहा के प्रति उनके मन में इतनी नफरत भर चुकी थी कि उन्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं होता था। उधर कुछ समय बाद प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता, मिठाइयाँ बांटी जाती और जश्न मनाया जाता। लेकिन इन सब खुशियों के बीच राम प्रसाद जी की आंखें हर दिन अपने बड़े बेटे और बहू को ढूंढती रहती। वो अक्सर बीते दिनों को याद करके भावुक हो जाते और सोचते, न जाने मेरा बेटा और बहू कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। धीरे धीरे प्रिया का बेटा भी बड़ा होने लगा। लगभग 2.5 महीने बीतते बीतते प्रिया का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब उसने घर की बागडोर अपने हाथों में लेनी शुरू कर दी। राम प्रसाद जी तो पहले ही घर के मामलों से खुद को अलग कर चुके थे, लेकिन सावित्री देवी ने अपने पोते के बहाने घर की लगभग सारी जिम्मेदारियां प्रिया को सौंप दी। बस यहीं से प्रिया का असली चेहरा सामने आने लगा। वो घर का हर फैसला अपनी मर्जी से लेने लगी। सावित्री देवी, जिन्होंने पूरी जिंदगी
एक एक पैसे के लिए घर में लड़ाई की थी। अब खुद अपनी बहू के सामने चुप रहने को मजबूर हो गई थी। प्रिया जब चाहे खर्चा करती, जब चाहे सामान मंगवाती, और अगर सावित्री देवी कुछ कहने की कोशिश करती तो वो उन्हें डांट कर चुप करा देती। धीरे धीरे सावित्री देवी की वर्षों पुरानी कंजूसी भी खत्म हो गई, क्योंकि अब उनके पास अपनी बात मनवाने का कोई अधिकार नहीं बचा था। प्रिया का व्यवहार दिन ब दिन और कठोर होता गया। उसने सावित्री देवी का सम्मान करना लगभग छोड़ दिया था। सावित्री देवी सुबह से रात तक घर के सारे काम करती। जरा सी देर हो जाती तो प्रिया आंखें दिखाकर उन्हें डांटना शुरू कर देती। उसके मुंह से निकले अपमानजनक शब्द सावित्री देवी के दिल को छलनी कर देते थे। वो कई बार कहती, शुक्र मना कि मैंने तुझे इस घर में रहने दिया है, वरना तू किसी काम की नहीं है। ये सब सुनकर सावित्री देवी चुपचाप अपने आंसू पोंछ लेती। राम प्रसाद जी ये सब अपनी आंखों से देखते जरूर थे, लेकिन अब उनके मन में भी वर्षों का दर्द भरा हुआ था। अगर सावित्री देवी कभी उनसे शिकायत करती तो वो सिर्फ इतना कहते, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से मिलते, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर नेहा होती तो आज तुम्हारी ये हालत कभी नहीं होती। खैर समय के साथ हालात और भी खराब होते चले गए। प्रिया अब सावित्री देवी और राम प्रसाद जी को रोटियां गिन गिन कर देने लगी। रोहित ने भी अपने माता पिता की तरफ ध्यान देना लगभग बंद कर दिया था। वो अपनी पत्नी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आखिर एक दिन सावित्री देवी ने हिम्मत करके अपने छोटे बेटे से कहा, बेटा जरा प्रिया को समझा दे, कम से कम हमें समय पर भरपेट खाना तो दे दिया करे। तेरे पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। लेकिन रोहित ने उन्हें ही खरी खोटी सुना दिया। माँ आपने कौन सी कमी छोड़ी थी, गिन गिन कर खाना देना तो आपने ही सबको सिखाया था ना। आज अगर वही आपके साथ हो रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है। इस उम्र में आपको कितना खाना चाहिए। इतने में प्रिया ने भी सारी बातें सुन ली। वो गुस्से से वहाँ आ गई और बोली, अब बस यही बाकी रह गया था माँ जी, मेरी शिकायत मेरे ही पति से करोगी। सुन लो, मैं नेहा भाभी जैसी नहीं हूँ जो सब कुछ सहकर घर छोड़ दे। अगर किसी ने मुझे निकालने की कोशिश भी की तो मैं उसी को बाहर कर दूंगी। बहुत रह लिए तुम दोनों मेरे पति की कमाई पर, अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर प्रिया ने सावित्री देवी का हाथ पकड़ा और उन्हें जबरदस्ती दरवाजे की ओर घसीटने लगी। राम प्रसाद जी अपनी पत्नी को बचाने के लिए पीछे पीछे आए, लेकिन प्रिया पर उनका कोई असर नहीं हुआ। सावित्री देवी रोते हुए कहने लगी, बहू ऐसा मत कर, हमें मत निकाल, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन प्रिया का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। उसने कटाक्ष करते हुए कहा, कैसी माफ़ी, जब नेहा भाभी रो रो कर माफ़ी मांग रही थी तब तुमने उनके साथ क्या किया था। आज वही सब तुम्हारे साथ हो रहा है। प्रिया की ये बात सुनते ही राम प्रसाद जी की आंखों के सामने वो पुराना दृश्य घूम गया, जब इसी तरह अभिषेक और नेहा को घर से धक्के देकर निकाला गया था। उन्होंने दर्द भरी आवाज़ में कहा, सावित्री ये सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है। इतना कहते ही उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। तभी प्रिया ने उनकी तरफ देखकर भी बेरुखी से कहा, पापा जी आपको जो सामान साथ ले जाना है ले जाइए, अब मैं आप दोनों के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। इतना कहकर उसने दरवाज़ा उनके मुंह पर ही बंद कर दिया। कुछ देर तक दोनों पति पत्नी घर के बाहर चुपचाप बैठे रहे। उनके आंखों से लगातार आंसू बहते रहे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं आया। उसके बाद दोनों भारी कदमों से वहाँ से चल पड़े। वे कहाँ गए किसी को कुछ पता नहीं था। उधर प्रिया ने दरवाज़ा बंद किया, फिर खिड़की से बाहर झांक कर लंबी सांस ली
और मुस्कुराते हुए बोली, चलो आखिर इस बुढ़िया से छुटकारा तो मिला। उस रात राम प्रसाद जी और सावित्री देवी बिना किसी मंजिल के चलते रहे। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद वो एक मंदिर के पास पहुँचे तो दोनों वहीं दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। गर्मियों में तपती धूप के बीच मंदिर के बाहर बैठे रहना उनकी मजबूरी बन गया था। राम प्रसाद जी दिन भर अपने टूटे हुए परिवार को याद करके रोते रहते और हर बार अपनी पत्नी से यही कहते, सावित्री तुमने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। दो दो बेटे होते हुए भी आज हमारा कोई नहीं है। अगले दिन शहर के कुछ संपन्न लोग मंदिर के बाहर ज़रूरतमंद को कंबल और भोजन बांटने आए। उनके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। सभी गरीब लोग कतार में बैठ गए। राम प्रसाद जी और सावित्री देवी भी चुपचाप उसी पंक्ति में जाकर बैठ गए। एक एक करके सबको भोजन के पैकेट और कंबल दिए जा रहे थे। जैसे ही वो परिवार उनके सामने पहुंचा, राम प्रसाद जी और सावित्री देवी ने सिर झुका लिया। अपनी बद हालत देखकर उन्हें इतनी शर्म आ रही थी कि वे किसी की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। जब उस औरत ने राम प्रसाद जी का चेहरा ध्यान से देखा तो वो एकदम चौंक गई। उसके मुंह से अनायास ही निकला, पापा जी। राम प्रसाद जी ने कांपते हुए सिर उठाया तो सामने उनकी बड़ी बहू नेहा खड़ी थी। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। तभी अभिषेक भी तेजी से आगे बढ़ा और अपने पिता को गले लगा लिया। बरसों बाद बेटे के सीने से लगते ही राम प्रसाद जी फूट फूट कर रो पड़े। उधर नेहा की नज़र राम प्रसाद जी के पास बैठी सावित्री देवी पर पड़ी। वो शर्म के मारे अपना चेहरा पल्लू से छिपाए बैठी थी। नेहा तुरंत उनके पास गई और भावुक होकर बोली, माँ जी। तो सावित्री देवी सिसकते हुए बोली, बेटा मुझे मत छू, मेरे कपड़े गंदे हैं, मैं बीमार हूँ, कहीं तुझे भी बीमारी ना लग जाए। नेहा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने प्यार से उनकी ओर देखते हुए कहा, माँ जी आपकी ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपको इस हालत में देखना पड़ेगा। अब आप दोनों हमारे साथ घर चलिए। नहीं बेटा, मैं किस मुँह से तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। मैंने खुद तुम्हें घर से बाहर निकाला था। अभिषेक और नेहा ने बहुत प्यार से अपने माता पिता को समझाया तो काफ़ी देर बाद दोनों उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जब कार एक बड़े और खूबसूरत मकान के सामने जाकर रुकी तो राम प्रसाद जी और सावित्री देवी हैरानी से उसे देखने लगे। अंदर कदम रखते ही दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। दोनों पति पत्नी नम आँखों से उस आलीशान मकान को देखते रह गए। इतना बड़ा घर, शानदार सजावट और हर तरफ सुख सुविधाएं देखकर सावित्री देवी के मन में पुराने दिन किसी चलचित्र की तरह घूमने लगे। उन्हें वो समय याद आने लगा जब उन्होंने नेहा की जिंदगी में दुखों के अलावा कुछ नहीं बोया था। जिन सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने कभी नेहा को ताने दिए थे, आज वही सब नेहा के पास था। उसका एक प्यारा सा बेटा भी था और वो उस घर में रानी की तरह सम्मान के साथ रह रही थी। ये सब देखकर सावित्री जी का सिर शर्म से झुक गया। आज किस्मत ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया था कि उनका सारा घमंड टूट चुका था। आज हालात बिल्कुल बदल चुके थे। नेहा सुख और सम्मान से भरी जिंदगी जी रही थी, जबकि सावित्री देवी और राम प्रसाद जी की हालत भिखारियों जैसी हो चुकी थी। दोनों ने बैठकर अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि किस तरह प्रिया ने उनका अपमान किया, उन्हें भूखा रखा और आखिरकार घर से निकाल दिया। आज उनके सामने वही नेहा खड़ी थी जिसके साथ बुरा करने में सावित्री जी ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। दोस्तों, सच्ची कहा गया है कि भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है।
सावित्री देवी को भी अपने किए हुए अन्याय की सज़ा मिल चुकी थी और अब उन्हें अपने हर व्यवहार पर सच्चा पछतावा था। तो दोस्तों, क्या नेहा ने अपनी सास को माफ़ करके सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।